कह रखा है। एक अफ्रीकी देश है गिनी, गिनी का नया राष्ट्रपति कौन बना है? ये वहां का तानाशाह था, इसने सरकार का तख्ता पलट करके तो गिनी के नए राष्ट्रपति, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये कहां का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो गिनी का नया राष्ट्रपति कौन बना है? याद रखिएगा, ममादी डुम्बोया। दो बार बोलो, ममादी डुम्बोया। ये जो ममादी डुम्बोया है, ये गिनी का नया राष्ट्रपति बना है। गिनी साथी, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कहां का देश है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी हो जाती है कोनाक्री। इसकी इसकी राजधानी है तो गिनी। अफ्रीका महाद्वीप का देश है, कोनाक्री इसकी राजधानी है। ममादी डुम्बोया ये इसका राष्ट्रपति बना है। गिनी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गिनी नाम से कई देश है। एक साथी इक्वेटोरियल गिनी है, एक इक्वेटोरियल गिनी है। इस एक देश का नाम है, जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी। ये एक अलग देश है। इसकी राजधानी हो जाती है मलाबो। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? मलाबो। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। हम लोग गिनी की बात कर रहे हैं, राजधानी कोनाक्री, जबकि ये जो इक्वेटोरियल गिनी है, इसकी राजधानी क्या हो जाती है? मलाबो। पहले का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। पहले का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब साथी किसने जीता है? 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। देखिए, इसमें महिलाओं में ये जो सूर्या कश्मीरी तामीरी करके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो तामीरी ने कौन सा जीता है? कहोगे सर तामीरी ने, ये बिल्कुल महिलाओं में जीता है। पुरुषों में ऋत्विक संजीवनी एस, ये आंध्र प्रदेश की है। ये कहा कि भैया आंध्र प्रदेश की। जबकि इसी में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, पुरुष एकल या मेंस सिंगल्स, ये ऋत्विक संजीवनी एस ने जीता है। ऋत्विक लिख लेना और इसे याद करते चलना। तमीरी तमीरी महिलाओं में ऋत्विक संजीवनी एस करके, ये तमिलनाडु के हैं। इन्होंने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, पुरुष सिंगल्स का। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। बच्चा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। भाई विजयवाड़ा ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये कृष्णा नदी के बैडमिंटन से जुड़ी कुछ साथी प्रतियोगिताओं के नाम लिख लीजिए। बैडमिंटन से जुड़ी कुछ ट्रॉफियों के नाम लिख लीजिए। जैसे आ जाता है थॉमस कप, पूछेगा थॉमस कप, उबर कप, थॉमस कप, उबर कप, पूछेगा सुधीरमन कप, सुधीरमन कप, ये अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसके अलावा चड्ढा कप, चड्ढा कप, अमृता दीवान कप, चड्ढा कप, अमृता दीवान कप, अग्रवाल कप, एक साथी अग्रवाल कप इसमें हो जाता है। अमृता दीवान कप, अग्रवाल कप, एक रहीमतुल्ला कप भी हो जाता है। रहीमतुल्ला कप भी अच्छे से याद रखेगा, ये भी बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो ये भारत में कुछ बैडमिंटन के टूर्नामेंट है। अब सुनिए, 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें महिला एकल का खिताब सूर्या कश्मीरी तमीरी ने जीता। जबकि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कहोगे सर पुरुष एकल का खिताब ये ऋत्विक संजीवनी एस, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में। बैडमिंटन की कुछ ट्रॉफी है, थॉमस कप, उबर कप, सुधीरमन कप, चड्ढा कप, अमृता दीवान कप, अग्रवाल कप और रहीमतुल्ला कप। तो दूसरे का उत्तर क्या चाहता है? बी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है, हाल ही में गोवा का तीसरा जिला कौन सा घोषित किया गया है? गोवा का तीसरा जिला। अभी तक गोवा में कितने जिले थे? अभी तक साथी गोवा में 2 जिले थे। अब ये गोवा का तीसरा जिला घोषित हुआ है। सबके सब उत्तर दीजिए, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो न देखे सपना, और सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। अगर सुल्तान बदल दे अपनी किस्मत। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना। मेरा गला खराब है, पर इसका मतलब ये नहीं बच्चा हौसले में किसी प्रकार की कमी है। ये भी पढ़ाकर ही खराब हुआ है, कोई ठंडा या कोई खट्टी चीज खाने से खराब नहीं हुआ है। साथ देना तुम्हारा फर्ज है। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को जरूर शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। मुझे ऊर्जा मिलती है बच्चा, बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। याद रखिएगा, कुशावती, एक प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर, प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर, प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर दक्षिण गोवा में एक प्राचीन कुशावती नदी है, उसी के नाम पर अच्छे से याद रखिएगा। गोवा का तीसरा जिला है। देखिए, गोवा की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, लिख लेना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। भाई देश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तुरंत बताओ। कहोगे सर गोवा। याद रखिएगा, सबसे कम तटरेखा, सबसे कम तटरेखा जो गोवा है, इसकी तटरेखा साथी सबसे कम है। यहां पर विधानसभा की 40 सीट, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट। इसका याद रखना, 1510 में पुर्तगालियों का कब्जा। भाई पुर्तगालियों का कब्जा, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया? 1510 में। यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का सुल्तान था, तो बीजापुर के सुल्तान से ये साथी
पुर्तगालियों का कब्जा हुआ 1510 में और 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया। 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया। याद रखिएगा 56वें संविधान संशोधन 1987 से 56वें संविधान संशोधन 1987 से मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। आपसे पूछेगा कि गोवा पूर्ण राज्य कौन से संविधान संशोधन से बना, तो याद रखना ये 56वां संविधान संशोधन है जिससे गोवा पूर्ण राज्य बना। इसी में लिख लीजिएगा, यहीं पर सादी दूध सागर जलप्रपात है, यहीं पर दूध सागर जलप्रपात है। इसके तट को कोंकण तट कहते हैं। गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। यहीं पर मरमगांव बंदरगाह है। यहीं पर क्या है? मरमगांव बंदरगाह भी कहां पर है? ये मरमगांव बंदरगाह ये भी साथी गोवा में है। तो गोवा का तीसरा जिला किसे घोषित किया गया है? कुशावती को गोवा का तीसरा जिला घोषित किया गया है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सबसे कम तटरेखा, विधानसभा 40 लोकसभा 2 राज्यसभा 1। 1510 में पुर्तगालियों का कब्जा, 1961 में गोवा को मुक्त कराया और 56वें संविधान संशोधन से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। पूछेगा दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? तो महादेई नदी पर यह गोवा में स्थित है। महादेई नदी पर गोवा। जस्टिस मिशन 2025 नाम से यह युद्ध अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? जस्टिस मिशन 2025 के नाम से युद्ध अभ्यास ये किस देश ने शुरू किया है? तो याद रखेगा ताइवान को घेरने से संबंधित, ताइवान को घेरने से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान को घेरने से संबंधित यह युद्ध अभ्यास चीन के द्वारा शुरू किया था। किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 नाम का युद्ध अभ्यास किया है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ताइवान देश को घेरना। यह चीन का युद्ध अभ्यास है। भाई चीन की राजधानी क्या हो जाती है? बीजिंग। बीजिंग ही वो शहर है जहां एससीओ का हेडक्वार्टर है, शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है चीन की? याद रखेगा रेन मिनबी। रेन मिनबी ये चीन की मुद्रा हो जाती है। चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे मेरे बड़े भैया रेन मिनबी चीन की मुद्रा है। इसी में दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखेगा, भारत और चीन के बीच में। देखो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है बताऊं? चलो लिखो। एक क्वेश्चन पूछा रही है एग्जाम में, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? और ये लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो और फिर प्रीवियस ईयर देख लो, तुम्हें आनंद आ जाए तो बताना। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? चीन ने तिब्बत पर आक्रमण, तो लिख लेना चीन ने बच्चा तिब्बत पर जो आक्रमण किया, पर आक्रमण कब किया था? कब किया था मतलब कब तिब्बत पर कब्जा किया था? तो याद रखना 1950 में आक्रमण, 1950 में अटैक किया और याद रखना यह सती 1951 में कब्जा पूरा किया। 1951 में कब्जा पूरा किया, 1951 में। इसी में आपसे पूछेगा कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ? भारत और चीन के बीच में, यह क्वेश्चन भी दूसरी शिफ्ट में पूछा क्योंकि पड़ोसी देशों में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता यह 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954। इसमें पूछेगा कि जो दलाई लामा है वो भारत कब आए? तिब्बत से दलाई लामा भारत कब आए? तिब्बत से दलाई लामा भारत कब आए? तो लिख लीजिएगा 31 मार्च 1959 को, 31 मार्च 1959 को। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की राजधानी बीजिंग, एससीओ का हेडक्वार्टर, मुद्रा रेन मिनबी। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? 1950 में। कब्जा पूरा कब किया? 1951 में। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ? इनकी डेट पूछ लेगा एग्जैक्ट। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। दलाई लामा भारत कब आए? 31 मार्च 1959, 31 मार्च 1959। चौथे का उत्तर ए आ जाता है। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित एनबीएफसी ने लगभग कितने लोन स्वीकृत किए हैं? ये देखिए भारत सरकार द्वारा समर्थित ये पहली ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसको साथी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो समुद्री क्षेत्र की संस्थाएं जैसे जहाज बनाने वाली अलग अलग क्षेत्र की, उनको लोन देने का काम करती है। तो इसने हाल ही में बैठक करके 4300 करोड़ के लोन मंजूर किए। कितने करोड़ के? 43 करोड़ के। इसका गठन जून 2025 में किया गया, गठन जून 2025 में। इसका नाम है सागरमाला। इसका नाम क्या है? सागरमाला नाम है। इसका नाम क्या है? सागरमाला। ये समुद्री क्षेत्र पर फोकस करती है, अर्थात जो जहाज बनाने वाली संस्था आदि होती है उनको लोन देने का काम करती है। इसी में लिख लीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा बच्चा। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स ये कहां पर बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री ये साथी कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जा रहा है? नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहां पर बनाया जा रहा है? इसी में आप लोग लिख के चलिएगा राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस, नेशनल मेरीटाइम दिवस कब होता है? राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस ये कब मनाया जाता है? इसी में आपको बताना है महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे या महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इनको क्लास में याद करते चलना,
इसको बात के लिए नहीं रखना है कि हम लोग इसको बात के लिए रखें। इसे क्लास में याद करना है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और इन कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, ये लोथल गुजरात में बन रहा है। कहां पर भैया? लोथल गुजरात। लोथल से कुछ याद आया आपको? यह सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले थे। महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस ये 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय विरासत दिवस 5 अप्रैल और महासागर दिवस 8 जून। महासागर दिवस 8 जून। लैंड स्टेक और राजस्व शब्दों की शब्दावली का शुभारंभ किसने किया है? लैंड स्टेक और राजस्व शब्दों की शब्दावली, ये बताइए। ग्राम पंचायत की स्थापना, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है? ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा ये किस संविधान संशोधन से मिला? ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा यह 7 किस संविधान संशोधन से बना? ये बताइए। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान बताइए, ये कहां पर है? और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसी में बताना अनुसूची 11 में साथी कितने विषय हैं? अनुसूची 11 में आपको बताना है कितने विषय हैं। लैंड स्टेक इसमें क्या है? साथी एक ही पोर्टल पर या एक ही वेबसाइट पर आप जमीन से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हो। एक ही पोर्टल से जमीन से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारियां। ये चंडीगढ़ और तमिलनाडु में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ और तमिलनाडु में इसका साथी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। चंडीगढ़, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है। केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री, इनका नाम है चंद्रशेखर पेमासानी। तो चंद्रशेखर पेमासानी ने चंडीगढ़ और तमिलनाडु में, कहां पर? चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लैंड स्टेक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और राजस्व शब्द जो होते हैं, खसरा खतौनी जैसे हम लोग बोलते हैं, इनकी शब्दों की शब्दावली का शुभारंभ किया है। देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल। और अनुसूची 11 जो कि ग्राम पंचायतों के शक्तियों से संबंधित है, याद रखिएगा 29 विषय हैं। भाई, अनुसूची 11 में ये साथी कितने विषय हो जाते? अनुसूची 11 में कहोगे सर ये 29 विषय हो जाते। अनुसूची 11 में कितने विषय? कहोगे सर 29 विषय है। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से कौन सी मुद्रा अपनाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बुल्गारिया देश है, ये यूरोपियन कंट्री है। ये कहां का देश है? यूरोपीय देश। भाई, बुल्गारिया कहां का देश है? यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी हो जाती है सोफिया। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया। जबकि 1 जनवरी 2026 से इन्होंने यूरो मुद्रा अपनाई है। इसका मतलब यह साथी यूरो जोन में शामिल हुआ है। देखिए, 1 जनवरी 1999 को यूरोपियन यूनियन ने यूरो जोन की स्थापना की। यूरो जोन मतलब ऐसे देश जिनकी मुद्रा यूरो थी, और यूरो जोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया बना है। यूरो जोन का सबसे नया 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया बना है। 21वां सदस्य बुल्गारिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कितने ऐसे देश हैं जो यूरो जोन में शामिल है, कितने ऐसे देश हैं जो यूरो जोन में शामिल है, तो बुल्गारिया ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाती है? सोफिया। मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। यूरो जोन का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1999 में। और इसका सबसे नया 21वां सदस्य कौन बना है? इसका सबसे नया 21वां सदस्य बुल्गारिया बना है। 21वां सदस्य बुल्गारिया। यूरो जोन में कितने सदस्य हैं? मन मन में रिपीट करो, खाली मत बैठो बच्चों, मन मन में रिपीट करो। 21वां सदस्य कौन है? कहोगे सर बुल्गारिया। एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का एक साथ सफल प्रक्षेपण ये कहां से किया गया है? देखिए साथी, जो प्रलय मिसाइल है, जो भारत की प्रलय मिसाइल, ये शॉर्ट रेंज की, शॉर्ट मतलब छोटी दूरी की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? टैक्टिकल। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल 150 से 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। मैंने आपको कई बार बताया कि चांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है। ये मिसाइल टेस्ट के लिए तो प्रसिद्ध है ही है। मिसाइल टेस्ट के लिए ये साथी यहाँ का जो समुद्र तट है, समुद्र तट लो टाइड के समय पर, जब लो टाइड आती है, लो टाइड पर कई किलोमीटर पीछे चला जाता है। कई किलोमीटर पीछे, समुद्र तट कई किलोमीटर पीछे चला जाता है, जिससे अगर आप चाहें कभी घूमने जाएं
तो आप समुद्र तल पर चल सकते हैं, समुद्र तल पर चल सकते हैं, समुद्र तल पर चल सकते हैं। यही उड़ीसा के निकट ही एक साथी व्हीलर द्वीप है, यहां से भी हमारी मिसाइल टेस्ट होती है। व्हीलर द्वीप, इसका 2015 में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? कहोगे सर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो जाता है? कहोगे सर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो जाता है। 8वें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल होने वाले भारतीय सेना के पशु दस्ते का नेतृत्व कौन करेगा? देखिए भारतीय थल सेना जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, एक बार सबके सब जय हिंद लिख दो, एक बार साथी सबके सब कमेंट्स में जय हिंद लिख दो। थल सेना ने इस बार अपने पशु दस्ते को भी 2026 गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया है, थल सेना ने। तो इसी में पूछा नेतृत्व कौन करेंगे इस दस्ते का? कैप्टन हर्षिता इस दस्ते का नेतृत्व करेंगी। इसमें क्या है? 2 साथी इसमें कैमल है, तो क्या है कैमल, 4 क्या है इसमें पोनी है, इसमें 4 क्या है रैप्टर, जिसको हम लोग ईगल कह देते, बाज कह देते हैं, रैप्टर। और इसमें साथी कुछ जो सेना में कार्यरत डॉग्स है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। इस बार ये बताइए 2026 के गणतंत्र दिवस की परेड में चीफ गेस्ट कौन है? मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि तो अच्छे से याद रखिएगा, उर्सुला, उर्सुला वॉन डेर लेयन करके जो नाम है, उर्सुला वॉन डेर लेयन करके, ये यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन है। उर्सुला से नाम याद रखेगा। अब किससे नाम याद रखेगा? उर्सुला से नाम याद रखेगा। ये 2026 गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि है। गणतंत्र दिवस परेड की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई, ये साथी कब शुरू की गई थी? पीएमवीवीवाई, ये बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये जो मातृत्व सहायता का प्रावधान करता है, मातृत्व सहायता का प्रावधान, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मातृत्व सहायता का प्रावधान करता है? इसमें साथी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें जो पहला चाइल्ड होता है, पहला बच्चा, पहला चाइल्ड, पहला बच्चा, तो पहली संतान पर, पहली संतान पर इसमें साथी 5,000 और जननी सुरक्षा योजना के 1,000 रुपए भी जोड़ दिए जाए तो ये 6,000 रुपए, ठीक है। जबकि दूसरी संतान, यदि दूसरी संतान लड़की होती है, दूसरी संतान फिर नहीं मिलेगा।